नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को जो हुई हिंसा, उसके मामले में अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिंसा का जो मास्टरमाइंड है जफर हयात हाशमी भी है। पुलिस ने कुछ बताया जा रहा है कि 3 एफआईआर इस मामले में कुल दर्ज की है, जिसमें 36 लोग नामजद किए गए हैं। 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। सोमवार को कानपुर पुलिस ने 40 से ज्यादा संदिग्धों की एक तस्वीरें भी यहां पर जारी कर दी है। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी किया, जिस पर लोगों से सूचना देने की अपील की गई है। आरोपियों को सूचना देने वाले का आरोपियों की जो भी सूचना देगा उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं सोशल मीडिया और पोस्टर के जरिए पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी पुलिस यहां पर कर रही है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित और कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को हिंसा कानपुर में भड़क गई थी। वहीं बीजेपी से जुड़े रहे नेता नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, उनके विवादित बयानों को लेकर अरब देशों ने तीखी प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए अपने को उनके बयानों से अलग कर लिया है। बीजेपी ने अपने इन दोनों नेताओं को पार्टी से हटाया है, लेकिन इस मामले में सवाल अभी भी उठ रहे हैं। कल तक तमाम मंचों से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने वाली नुपुर शर्मा अब 6 साल के लिए पार्टी से बाहर हैं। एक और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी ने निकाल दिया है। इन पर यह कार्रवाई तब की गई जब पैगंबर को लेकर इनकी टिप्पणियों पर सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों ने भी सख्त ऐतराज किया है। इनमें से कई देशों में भारत के राजदूतों को बुलाकर इन बयानों पर नाराजगी जताई गई। और तो और 57 देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा, भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक शख्स के विवादास्पद बयान की हम कड़ी आलोचना करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत ने अचानक आए इस संकट का कई मोर्चों पर सामना किया। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर फौरन कार्रवाई की। अलग अलग सरकारों को यह बताया गया कि यह बयान भारत सरकार के किसी शख्स का नहीं है और भारत ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के रुख पर ऐतराज भी किया। विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को खारिज किया, कहा कि यह गैर जरूरी और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणी है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। OIC सचिवालय ने फिर भ्रामक और शरारती टिप्पणी की। इसमें शरारती तत्वों का विभाजनकारी एजेंडा दिखता है। वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। विवादित टिप्पणियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे भारत सरकार की एक कार्रवाई पर कई देशों ने संतोष जताया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि ऐसी नौबत क्यों आई? सरकार ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, FIR रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते, जहां पर 34 मुसलमानों पर NSA लग गया। और आपके स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठिए, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट माना जा सकता है? कतर में भारतीय दूतावास का बयान तो यही कहता है। वैसे खुद बीजेपी ने दावा किया है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी तो 26 मई से ही शुरू हो गई थी, जिस दिन ये टीवी शो हुआ था। लेकिन नाराजगी घरेलू थी। शायद इस वजह से सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा शह नवीन कुमार जैसे बीजेपी नेता को भी मिली और वे आपत्तिजनक ट्वीट करने लगे। मामले ने जब अंतर्राष्ट्रीय रंग ले लिया, तब जाकर इन पर कार्रवाई का ऐलान किया गया।
लेकिन अब भी ये सवाल है कि धार्मिक उन्माद फैलाने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली इस करतूत के लिए पार्टी से निलंबन या निष्कासन ही पर्याप्त सजा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो सवाल बार बार यही उठ रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि को ठेस पहुंची है, क्या इन दोनों ही प्रवक्ताओं पर जो कार्रवाई हुई उतना ही काफी है या और भी कार्रवाई करनी चाहिए? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 मार्च 2006 की। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाकों के एक मुख्य आरोपी वलीउल्लाह को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इन बम धमाकों में 16 लोग मारे गए थे जबकि 76 लोग घायल हो गए थे। 16 साल बाद देवीदास बिजलानी को न्याय मिला है। उनके बेटे हरीश वीडियोग्राफर थे। 7 मार्च 2016 को बनारस के संकट मोचन मंदिर में एक शादी की तस्वीर खींचने गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। उनकी मौत की खबर घर पहुंची। 16 साल बाद उस जख्म पर मलहम लगा है। हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो इसी तरह की है कि दोनों पक्ष को पूरा न्याय मिले। भले देर से हमको न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला इसका हमको सुकून है और इसका भी मन में मलाल नहीं है कि अगले को बचाव पक्ष को पूरा मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज उसके मौत की खबर सुन के कि न्याय व्यवस्था ने उनको मौत की सजा सुनाई है, मन को बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिला है। संकट मोचन में हो रही उसी शादी में संतोष साहनी भी थे। धमाके में बेहोश हो गए। जब होश आया तो एक पैर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। संतोष बेहद गरीब परिवार के हैं। कपड़े की फेरी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इस ब्लास्ट के बाद 1 लाख का मुआवजा मिला, जिससे जीवन चलना नहीं था। लिहाजा अभी हर रोज जिंदगी जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वो ब्लास्ट तो जिंदगी एक बार हुआ, हमारे ज़िंदगी में समझ लीजिए कि रोज़ ब्लास्ट हुआ है। समझ लीजिए रोज़ ब्लास्ट, हमारे पास एकदम में कुछ भी नहीं है। हमको काफ़ी गम है एक पैर खोने का। अब आज भी हमारे पास शरीर में अभी भी छर्रा भरा हुआ है। उसको हमारे पास इतना इलाज नहीं है कि हम पैसा दे के उसको निकलवा भी सकें। हमको आज समझिए न्याय भी कुछ मिला है, उसको फांसी की सज़ा हुई। तो देवीदास और संतोष की तरह इस ब्लास्ट में जिन लोगों को जख्म मिला था, उन्हें आज इस फैसले से सुकून मिला होगा। हालांकि पुलिस के जांच में इन धमाकों में 5 आतंकियों का हाथ था। इनमें से एक आतंकी मौलाना जुबेर ब्लास्ट के अगले ही साल एलओसी पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। 5 अप्रैल 2006 को पुलिस ने प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ में गिरफ्तार किया। इन धमाकों में शामिल बाकी के 3 आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। संकट मोचन ब्लास्ट में जिन लोगों को जिंदगी भर का जख्म मिला, इस फैसले के बाद उनके इस जख्म पे थोड़ा मलहम ज़रूर लगा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें जख्म ऐसा मिला है जो शायद ही कभी भर पाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के पहले शिवसेना विधायकों को मलाड के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल निर्दलीय विधायकों से बातचीत भी की थी। इसी दौरान वर्षा बंगले पर विधायकों को लेकर जाने के लिए बसें पहुंची थी। बैठक के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर समर्थन पर बात हुई। 10 तारीख को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। सर, आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। अब कहां पर जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं सर? राज्यसभा कहाँ जाने का वो बताया नहीं, हाँ। लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार को चुन के देने का यही बात हुआ है, हाँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आप अगर पूरे बैग को लेकर जा रहे हैं तो आप कहां पर जाने वाले हैं, या 10 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं? क्या होना? 4 दिन के लिए। हाँ? 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए। आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, अगर उसके बारे में बता? 2 उम्मीदवार है, उसको चुन के देने का, बात खत्म। और राजस्थान की बात करते हैं, जहां 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। सोमवार को बीजेपी विधायक भी एक रिजॉर्ट में पहुंचे। कांग्रेस के विधायक पहले से ही उदयपुर में हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दोनों दल जोड़ तोड़ की आशंका के मद्देनजर एक दूसरे से डरे हुए हैं।
राजस्थान में भाजपा के विधायकों को अब जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट में पहुंचाया गया। ये सभी 10 जून तक वहीं रहेंगे। कांग्रेस ने भी हाल ही में उदयपुर में अपने विधायक पहुंचाए हैं, यानी अब दोनों तरफ विधायकों की बाड़ाबंदी हो गई है। अगर बाड़ाबंदी कही जाती है तो जयपुर में क्यों करते हैं? बाड़ाबंदी तो उदयपुर में करनी पड़ी, 400 किलोमीटर दूर। 2 तारीख को करनी पड़ी, उसको जो सरकार चला रहा है और जिनको 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास बहुमत है, तो फिर वहाँ उदयपुर भागने की जरूरत क्या है? राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है। इसमें 5वें उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की एंट्री से कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। 2 उम्मीदवारों को जिताने के बाद कांग्रेस को 15 और वोट चाहिए प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में भेजने के लिए, और भाजपा एक बार घनश्याम तिवारी के लिए मतदान कर देती है तो सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए 11 वोट और चाहिए। ऐसे में एक भी वोट खारिज हो गया तो पासा पूरी तरह से पलट सकता है। कई बार क्योंकि मानवीय त्रुटि होती है, उसके कारण कई सवाल खड़े होते हैं, इसलिए उनमें कहीं किसी तरीके से दिक्कत नहीं आए तो वो 2-3 बार लगातार डेमो करना पड़ता है, और इसलिए वो ज़रूरी होता है कि उनको एक जगह एकत्रित करके और उसका 2-3 बार अभ्यास करवाएं। कांग्रेस अब भी विधायकों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 4 विधायक उदयपुर नहीं पहुंचे थे, वो सरिस्का की तरफ निकल गए थे घूमने। साथ ही कांग्रेस के खुद के 2 विधायक के भी बागी तेवर सुनाई पड़ रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। सभी को मना के खुद उदयपुर लेकर पहुंचे फ्लाइट से। साथी थे, साथ है, साथ रहेंगे। मन में बहुत सारी दुविधाएं थी इनकी। कोई दुविधा नहीं थी। अब राज्यसभा में किसकी जीत होगी ये देखना आगे है। वोटों का गणित इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहम रहेगा। दोनों पार्टियों ने अलग अलग रिजॉर्ट में अपने एमएलएज की बाड़ेबंदी कर ली है और ये वहीं रहेंगे राज्यसभा चुनाव के दिन तक, 10 जून का है। लेकिन उस दिन भी काफी कुछ पलट सकता है, क्योंकि अगर एक भी वोट खारिज हो गया तो भारी नुकसान पहुंचाएगा पार्टी को। इसलिए मौज मस्ती के साथ साथ भी एमएलएज जो रिजॉर्ट में रहेंगे उन्हें राज्यसभा में वोट कैसे डाला जाए उसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो चलिए बाकायदा ट्रेनिंग भी होगी। बहरहाल राघव चड्ढा की बात करते हैं, जो कि राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई उनकी सीट जो है दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक और बीजेपी की ओर से राजेश भाटिया, वहीं कांग्रेस से प्रेमलता ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि पिछले चुनाव में बना जीत का जो अंतर, जो मार्जिन था, वो इस बार और ज्यादा होने वाला है। 2015 और 2020 में ये सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी ने जीती थी। आम आदमी पार्टी का रोड शो। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आपने दुर्गेश पाठक को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। लोग चाहते हैं कि आगे के भी जो भी काम है, केजरीवाल जी का जो काम पूरे दिल्ली में चल रहा है, वो यहाँ भी चलेगा। केजरीवाल जी को बहुत रोड शो में मौजूद राघव चड्ढा ने दावा किया कि जीत का अंतर इस बार और ज्यादा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे और दुर्गेश भाई की छवि पे इस बार वोट पड़ेगा, और ये हमारा विश्वास है कि जितने मार्जिन से हम 2020 में ये सीट जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार जीतेंगे। पिछले 2 बार से इस सीट पर आपका कब्जा है। इससे पहले 3 बार अलग अलग वक्त पर बीजेपी और 1 बार कांग्रेस के पास ये सीट रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता मैदान में है, लेकिन टक्कर जैसी बात आप और बीजेपी में ही दिख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है राजेंद्र नगर का बेटा और करावल नगर का भगोड़ा, जो वहां से चुनाव हार कर वहां की जनता को धोकर यहाँ आया है। और केजरीवाल ने जो राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का अपमान किया है, उसे एक भी कार्यकर्ता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए अपनी विधानसभा में नहीं मिला। हर किसी के वादे, हर किसी के दावे, वादों दावों में कोई किसी से कम नहीं। काम का बखान भी है, अपना गुणगान भी है। कोई बात चेहरे की कर रहा है तो कोई चरित्र की। चुनाव में ये बातें बहुत आम हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।